नमस्कार मित्रों, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का सही वक्त आ गया है और इसके बाद पूरे देश में खलबली सी मच गई है। इस फैसले के तुरंत बाद प्रतिक्रिया देते हुए देवबंद के दारुल उलूम ने कहा कि अगर ऐसा होता है, मतलब अगर समान नागरिक संहिता देश में लागू होती है तो देश की एकता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सभी लोगों के लिए देश में एक समान कानून हो जाएगा तो इसमें देश की एकता पर कहाँ प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि आखिर अल्पसंख्यक शब्द आया वो कहाँ से आया और अल्पसंख्यकों को क्या क्या अधिकार हैं और समान नागरिक संहिता की बात क्यों बार बार की जा रही है। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए चलें। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने अपने फैसले में कहा कि हिंदुस्तान में अब धर्म, जाति और मजहब की दीवारें बहुत तेज़ी के साथ टूट रही हैं और हमारा जो आधुनिक समाज है उसमें इन सब चीज़ों के लिए अब कोई मायने नहीं रह गया। ऐसे में अंतरधार्मिक विवाह, अंतरजातीय विवाह या फिर संबंध विच्छेद या फिर जो है डाइवोर्स को लेके काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और ये सारी परेशानियां युवाओं को उठानी पड़ रही हैं। तो आर्टिकल 44 में जो एक व्यवस्था दी गई थी, एक उम्मीद जताई गई थी, उस उम्मीद को अब पूरा करने का वक्त आ गया है। यानी कि इन सारी चीज़ों को जो ये परिस्थितियाँ बन रही हैं उन परिस्थितियों के मद्देनज़र जो है जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने ये फैसला दिया था, ये कहा था अपनी टिप्पणी में कि ये जो परिस्थितियाँ इस समय बन रही हैं, जिस तरह आधुनिक भारत बदलता जा रहा है, बदल रहा है, उसके तहत ये सारी चीज़ें मतलब समान नागरिक संहिता इस देश के लिए अब जरूरी हो गई है। लेकिन जो खलबली मची उसके और भी बहुत सारे कारण हैं और जाहिर सी बात है कि अल्पसंख्यकों में खलबली मचना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इस देश में अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक के नाम से बहुत सारे अधिकार दिए हैं, बहुत सारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को मिल रहा है और अलग से उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, चाहे वो कहीं अल्पसंख्यक हों या ना हो। तो निश्चित रूप से उनमें खलबली मचना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इसको ऐसे समझ लीजिए कि आखिर अल्पसंख्यक शब्द आया कहाँ और इसको कैसे जो है परिभाषित किया गया। कि 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो यहाँ से बहुत सारे मुस्लिम पाकिस्तान चले गए, लेकिन कुछ मुस्लिम यहाँ रह गए थे। हमारे संविधान निर्माताओं को जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे उनकी चिंता नहीं थी, लेकिन जो थोड़े मुस्लिम हिंदुस्तान में रह गए थे उनकी चिंता थी और उन्होंने अनुच्छेद 29 और 30 में ये व्यवस्था दी कि यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें अपने रीति रिवाजों और धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति का पूरा अधिकार होगा और इसके अलावा पूरे संविधान में और कहीं कोई व्यवस्था नहीं दी गई। हाँ, अनुच्छेद 350A और 350B में भी अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख है, लेकिन वो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख किया गया है। हालांकि वहाँ भी अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है। इसके बाद आप कहिए कि हमारे जो राजनेता थे उनकी दूरदर्शिता या फिर वोट बैंक की राजनीति या फिर अपनी स्वार्थ सिद्धि को आप समझ लीजिए, उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए, हितों के लिए बहुत सारे काम तो किए लेकिन उसको परिभाषित नहीं किया। 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया और उसमें ये व्यवस्था दी गई कि देश में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी अल्पसंख्यक माने जाएंगे, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो वो अल्पसंख्यक माने जाएंगे। हालांकि इसको परिभाषित नहीं किया गया। इसके बाद 2006 में जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय की घोषणा कर दी गई। तब भी इसको अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया। इसको कुछ इस तरह समझिए कि जैसे मान लीजिए कि 5 लोग हैं, अब उन 5 लोगों के लिए एक अलग से व्यवस्था दी गई, उनको अल्पसंख्यक कह दिया गया और उनको अलग से व्यवस्था दी गई कि इनको जो योजनाओं का लाभ दिया जाएगा कि लेकिन योजनाओं का लाभ उनको किस तरह दिया जाएगा और किस रूप में कैसे दिया जाएगा ये कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। और शायद हमारे नेताओं की अदूरदर्शिता की वजह से उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे और इसके दुष्परिणाम बहुत जल्दी ही सामने आने लगे। और क्या दुष्परिणाम थे उसको इस तरह जान लीजिए। वर्तमान में नागालैंड में 88% ईसाई हैं, लेकिन वो वहाँ अल्पसंख्यक हैं। मेघालय में 75%, मणिपुर में 41% और अरुणाचल प्रदेश में 30% ईसाई की जनसंख्या है, लेकिन ये सब वहाँ अल्पसंख्यक हैं। इसी तरह ऐसे जानिए कि लक्षद्वीप में 96%, जम्मू कश्मीर में 68% और असम में 34% और पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम हैं, लेकिन वो वहाँ अल्पसंख्यक हैं। अब इसकी विसंगति को देखिए कि लक्षद्वीप में केवल 2% हिंदू हैं, लेकिन वो वहाँ बहुसंख्यक ही रहेंगे, जबकि 96% मुस्लिम वहाँ अल्पसंख्यक रहेंगे।
11 फरवरी 2019 को भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में अल्पसंख्यकों को लेकर एक याचिका दायर की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सरकार से ये कहा था कि 3 महीने के अंदर वो अल्पसंख्यकों को परिभाषित करे। लेकिन ये धीरे धीरे इसमें जो है चलता रहा और उसके बाद फिर कोरोना शुरू हो गया, तो सरकार इस पर कुछ भी नहीं कर पाई और ये जो है ठंडे बस्ते में ही रहा। हमारे यहाँ तो अल्पसंख्यकों की कोई परिभाषा नहीं दी गई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने अल्पसंख्यकों की परिभाषा दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये कहा है कि एक समूह जो किसी देश में एक पूरे के रूप में बहुमत का गठन करता है, वो राज्य में किसी विशेष क्षेत्र में गैर प्रमुख स्थिति में हो सकता है। इराक का उदाहरण ले लीजिए। इराक में मुस्लिम बहुसंख्यक है, लेकिन अगर वो वहाँ जो है अल्पसंख्यक की मांग करना शुरू कर दें तो कैसा लगेगा, बड़ा हास्यास्पद सा लगेगा। लेकिन इराक में मुस्लिमों की जितनी जनसंख्या है, कमोबेश उतनी जनसंख्या केवल और केवल उत्तर प्रदेश में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, जबकि इराक में बहुसंख्यक हैं। बाहर कई देशों में तलाक पे प्रतिबंध है, लेकिन जब हिंदुस्तान प्रतिबंध लगाता है तो यहाँ मुस्लिमों को बहुत बुरा लगता है और वो उसके खिलाफ जाते हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। मतलब उन्हें देश के कानून से फिर कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन अगर बाहर मुस्लिम समुदाय को लेकर कोई की टिप्पणी करता है तो उसका आंदोलन देश में ज़रूर होता है। मतलब बाहर अगर कोई चीज़ सही की जा रही है तो उससे वो ये मान लेते हैं कि नहीं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में हमें जो अधिकार दिए गए हैं हम उसके हिसाब से काम करेंगे। लेकिन अगर बाहर कहीं कुछ उस कौम पे कुछ पड़ता है तो वो उसको लेके यहाँ प्रदर्शन ज़रूर करते हैं। तब वो ये नहीं देखते कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदुस्तान का जो कानून है और हिंदुस्तान के हिसाब से हम गवर्न हो रहे हैं, तब वो पूरी दुनिया में एक हो जाते हैं। अब सरकारें जो योजनाएँ बना रही हैं वो अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएँ बनती हैं, चाहे वो यहाँ जो है जो कहीं बहुसंख्यक हों या कहीं जो है वो अल्पसंख्यक ही क्यों ना। अगर बहुसंख्यक हैं तब भी उनको इस योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं इसमें डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।